सभी प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और थोड़ा शेयर भी कर दें। जल्दी करें। कौन नहीं है? आपको पता है वृषण क्या होता है? ध्यान देंगे, जो वृषण है वो वृषण मानव का जो जनन अंग है, मानव के जनन अंग का वृषण एक मुख्य भाग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वृषण है वो संख्या में 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। वृषण संख्या में 2 होता है और वृषण कोश में होता है। कहाँ होता है? कोश। संख्या में 2 जनन अंग देखिए, ये हो गया हमारा वृषण, ये हमारा वृषण कोश हो गया और इस वृषण कोश में हो गया वृषण। ये एक दूसरा इसी से लगा हुआ वृषण है, इसमें हो गया वृषण। ठीक है? दरअसल होता क्या है, यही वृषण वो स्थान है जिसकी सहायता से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण। शुक्राणु का निर्माण किससे होता है? वृषण की सहायता से होता है या वृषण में होता है। ठीक है? तो लिखेंगे, एक जोड़ी वृषण पुरुषों में, एक जोड़ी वृषण पुरुषों में उदर गुहा के बाहर उदर गुहा के बाहर शिश्न के पास, उदर गुहा के बाहर शिश्न के पास वृषण कोश में पाया जाता है। शिश्न के पास वृषण कोश में पाया जाता है। समझ गए? कितने? एक जोड़ी में कितने? 2। तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ये है किसमें? वृषण कोश के अंदर। अगर अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि वृषण कोश क्या है, तो हम बताएंगे कि वृषण कोश मानव जनन अंग का वह भाग है जिसमें वृषण पाया जाता है। ठीक है? तो लिखेंगे, इसी बात को लिखना, लिखेंगे वृषण कोश एक थैलेनुमा संरचना होती है। वृषण कोश एक थैलेनुमा संरचना होती है। थैलेनुमा संरचना होती है जिसका ताप शरीर के ताप से, शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, लिख लेंगे 2 से 3, ये देखो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। हो गया? ध्यान रखेंगे कि वृषण इधर ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि क्यों वृषण कोश का तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। ठीक है? प्रश्न ये है कि वृषण का तापमान, ये जो वृषण है, ये जो वृषण कोश है, सॉरी, वृषण कोश में जो वृषण है, अर्थात वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से, मैंने कहा कि अगर शरीर का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वृषण का तापमान इस 10 डिग्री सेंटीग्रेड से या तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? कम होगा। मतलब या तो 8 होगा या तो 7 होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वृषण में जो शुक्राणु का निर्माण होता है, किसका निर्माण? वृषण में जो शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर से कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है।
समझ में आया? शुक्राणुओं के निर्माण के लिए, किसी भी मनुष्य में शुक्राणुओं के निर्माण के लिए उस मनुष्य के शरीर के तापमान से कम ताप की आवश्यकता होती है। इसीलिए वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? कम होता है। देखेंगे, इसी बात को देखेंगे। वृषण कोश का तापमान कम होने के पीछे, वृषण कोश का तापमान कम होने के पीछे मुख्य कारण यह है कि तापमान कम होने के पीछे मुख्य कारण यह है कि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए और उनके परिपक्व होने के लिए कम ताप की आवश्यकता पड़ती है। कम ताप की आवश्यकता पड़ती है। कम ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो समझ में आ गया सबको? क्या समझ में आया? एक लाइन और लिखेंगे। वृषण, एक लाइन में लिखेंगे वृषण, फुल स्टॉप के बाद वृषण टेस्टोस्टेरोन, टेस्टो लिख लेंगे, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का श्रावण भी करता है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का श्रावण भी करता है। श्रावण भी करता है। श्रावण, ये श्रावण, श्रावण भी करता है। समझ में आ गया? तो वृषण में कुल मिलाकर के 3-4 बातें हैं। आइए उन 3-4 बातों को हम समझते हैं। हमने अभी तक क्या लिखा? तो मैंने कहा कि हमारा वृषण है, और हमने कहा तो वृषण क्या है? तो मैंने बताया कि वृषण एक जोड़ी, कितने जोड़ी? एक जोड़ी। कहाँ पाया जाता है? उदर गुहा के बाहर। उदर गुहा के बाहर। उदर गुहा क्या होता है? उदर गुहा का मतलब होता है पेट। तो ये हो गया पेट, मतलब पेट के निचले हिस्से में, और उदर गुहा के बाहर कितना होता है? 2 होता है, मतलब एक जोड़ी होता है। उदर गुहा के बाहर, लेकिन किसके पास? शिश्न के पास क्या होता है? यह पाया जाता है। पहला कंडीशन पूरा हो गया। दूसरा कंडीशन यह है, ये जो वृषण है, ये वृषण एक वृषण कोश में बंद होता है। कहाँ पाया जाता है? ये हो गया वृषण कोश, और इसी में वृषण क्या है? पाया। दोनों वृषण की सिचुएशन नहीं है। तो मैंने कहा कि वृषण कोश में पाया जाता है। अगला सबसे बड़ी बात है, ये जो वृषण कोश है, इसका जो तापमान है, क्या है? इसका जो तापमान है, जो मनुष्य का शरीर का तापमान होगा, इसके मतलब जो शरीर है, शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? क्या होगा? कम होगा। अब 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम क्यों होगा? प्रश्न ये भी है। तो मैंने कहा तापमान कम होने के पीछे जो सबसे बड़ी लॉजिक है, जो बात है, वो यह है कि जो शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु के निर्माण में कम ताप की जरूरत पड़ती है। इसलिए वृषण का तापमान अर्थात वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो शुक्राणुओं के निर्माण तथा शुक्राणुओं के परिपक्व होने के लिए, तो
शुक्राणुओं के निर्माण तथा शुक्राणुओं के परिपक्व होने के लिए जो वृषण कोश है उसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। और सबसे बड़ी रोल जो है वृषण का, ये जो वृषण है मानव में अर्थात नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है, जो कि एक नर हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? नर हार्मोन। इसका मतलब ये हो गया जनन की प्रक्रिया में या शुक्राणुओं के निर्माण में टेस्टोस्टेरोन का एक अहम रोल होगा। टेस्टोस्टेरोन का क्या होगा? एक अहम रोल होगा किसके निर्माण में? शुक्राणुओं के निर्माण में। तो ये कहानी है, इस कहानी को कैसे बताते हैं जो कि आपको लंबे समय तक याद रखने के लिए मदद करेगा। बाकी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ऐसे मजेदार कहानियों की तरह आप पूरे बायोलॉजी को अपने दिमाग में समेटते रहें। बोर्ड दीजिए, ये लो बोर्ड है। ए वहां से तो चाइनीज की इनसे पास होगा, इनके पास चाइनीज की होगा, चाइनीज की। हाँ, अगर ना हो तो काजी क्वीन लेकर के उसी पे छुपा लो। हाँ अपना खबर करें तो ब्रह्मांड पढ़ाई नहीं है क्या? आप लोग सत्यम आया है ना? आप जैसे क्या होगा ना, अगर एक बात ऐसी क्या होता है कि ऐसी चीजों को देखने से तुरंत याद हो जाता है। ये सबसे बड़ा जो साइंटिफिक अप्रोच है ये। आप आगे से लगा आपके सामने आएगा तो बात को ध्यान में देखनी बात है। हाँ एक ले ले ज्यादा चले। हो गया सबका? रही है चले निकाल दे। अगला क्या हेडिंग होगा? अगला हेडिंग क्या आता है? अगला हेडिंग क्या है? आदि वृषण ना। अगला हेडिंग आदि वृषण। अगला हेडिंग है आपका आदि वृषण। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एपिडिडाइमिस। ध्यान देंगे ये क्या है? अधिवृषण। ये वृषण है, ये वृषण कोश है। ध्यान से देखिए, ऐसे करके ये वृषण कोश है, इसके अंदर वृषण। तो इस वृषण से कुछ नलिकाकार संरचनाएं जो कि चपटी होती है। कैसी होती है? चपटी। ध्यान से देखेंगे
ये वृषण कोश हो गया, मान लीजिए वृषण कोश थोड़ा बड़ा है समझने के लिए, और इसमें एक वृषण हो गया। इस वृषण से कुछ नलिकाकार संरचनाएं इस तरीके से क्या होगी, चिपकी होगी, जो कि वृषण के अपवाही नलिकाओं के द्वारा इनका निर्माण होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, अधिवृषण कहा जाता है। देखेंगे देखेंगे इसमें प्रत्येक वृषण से कुंडली नुमा नलिका का लंबी एवं चपटी संरचना, कुंडलीनुमा नलिकाकार लंबी तथा चपटी संरचना चिपकी होती है, चिपकी होती है, जिसका निर्माण वृषण के अपवाही नलिकाओं से होता है। वृषण के अपवाही नलिकाओं से होता है। इसे अधिवृषण कहते हैं। अपवाही नलिकाओं से होता है, इसे अधिवृषण कहते हैं। इसे अधिवृषण कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। देखेंगे शीर्ष, काय तथा पुच्छ। शीर्ष, काय तथा पुच्छ। शीर्ष, काय तथा पुच्छ। ठीक है, कितने भाग होते हैं? शीर्ष, काय तथा पुच्छ। ठीक है, तो शीर्ष, काय तथा पुच्छ होते हैं। जो अधिवृषण होता है, होता क्या है देखेंगे। अधिवृषण में लिखिए अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व होते हैं। अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व होते हैं। साथ ही साथ उन्हें गति मिलती है। गति मिलती है। देखेंगे ये सभी नलिकाएं मिलकर शुक्र वाहिनियों का निर्माण करती हैं। ये सभी नलिकाएं मिलकर शुक्र वाहिनियों का निर्माण करती हैं। ये सभी नलिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? शुक्र वाहिनियों का निर्माण करती है। तो मतलब अधिवृषण की बात क्या आएगा? शुक्र वाहिनी। ध्यान देंगे। अब इसको अगर हम गति के पॉइंट पे अगर पढ़ना चाहें, जो कि लंबे समय तक याद रख सके, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? तो हमने कहा कि अधिवृषण क्या है? अधिवृषण वृषण से चिपका हुआ, किससे चिपका हुआ होता है? वृषण से चिपका हुआ होता है। और साथ ही साथ ये कैसा होता है? नलिकाकार होता है।
चपटा होता है, लंबा होता है और कैसा होता है, कुंडली नुमा होता है। कुंडली नुमा होता है। इतने प्रकार के कैसे क्या बोलेंगे कि अधिवृषण, वृषण से चिपका हुआ, नलिकाकार, चपटा, लंबा, कुंडली नुमा संरचना होती है। आगे समझ में, समझ में आया नहीं? फिर आगे आपने कहा कि इसका जो मुख्य कार्य है, अच्छा ये बनता कैसे है, तो आपने लिखा कि वृषण की अपवाही नलिकाओं की सहायता से। इसकी सहायता बनता है, ये हो गया वृषण और ये हो गया इसका अपवाही नलिका। तो वृषण के अपवाही नलिका के द्वारा किसका निर्माण होता है, अधिवृषण का निर्माण होता है। आपने आगे जैसे पूछा तो आपने लिखा कि ज्यादातर ये जो अधिवृषण होते हैं, ये अधिवृषण शुक्राणु कहाँ करते हैं, इसमें शुक्राणु क्या लिखे हैं, परिपक्व होते हैं। तो आपने लिखा कि इस अधिवृषण में शुक्राणु क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। और साथ ही साथ इसी अधिवृषण में ये जो शुक्राणु है, इस शुक्राणु को क्या मिलता है, गति भी मिलता है आगे बढ़ने। अब आगे क्या हुआ कि जो अधिवृषण की जो चपटा, लंबा, कुंडली का नलिकाएं थी, ये नलिकाएं आपस में ऐसे देखेंगे। अगर मैंने कहा कि ढेर सारे नलिकाएं थी, चपटी थी, कुंडली संरचनाएं थी, ये आपस में मिलकर क्या बना लिया, धीरे धीरे ये क्या बना लिया, शुक्रवाहिनी को बना लिया। इसको बना लिया, शुक्रवाहिनी को बना लिया। तो इसलिए आपका अगला टॉपिक होगा शुक्रवाहिनी। ठीक, तो इसको उतार लेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जल्दी करें।